Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Jagis Biology, and today I'm going to explain a topic from biochemistry which is connective tissue protein. Usually different type के proteins हमें देखने को मिलती है जहाँ हम डिस्कस करते हैं, but in this video I'm going to explain about two proteins. One is collagen and second one is elastin. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को. अगर बात करें कोलेजन की, तो कोलेजन के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, ये बेसिकली हमका एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है एक एनिमल्स के अंदर. तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है मैंने कोलेजन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन, जिससे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ये मेरे नोट्स हैं, मैं चाहता तो इन्हें प्रिंट भी कर सकता था, बट अगर आपको लगता हो कि प्रिंटेड ज़्यादा अच्छा रहता है तो मुझे बता दें, मैं उस तरीके से प्रिंटेड पीस के ऊपर भी बना दूँगा वीडियो. बाकी आगे की वीडियो बस पर ध्यान रखो, बट ये मैंने जल्दीबाजी करने में सोचा कि इस तरीके से अपने नोट्स को ही इनके ऊपर डाल दें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बाकी आपको ओवरऑल जितना लिखना है वो सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा, किस तरीके से लिखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. तो कोलेजन की अगर बात करें, कोलेजन आपका एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है मैमल्स के अंदर, यानी मैमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर कोई प्रोटीन अगर पाई जाती है तो वो है कोलेजन. अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी प्रोटीन, पूरी बॉडी प्रोटीन जितनी भी बॉडी के अंदर टोटल प्रोटीन है उस प्रोटीन का 1/3 जो है वो आपको कोलेजन देखने को मिलता है. और ये कोलेजन हर जगह पर हर टिश्यूज़ के अंदर वेरीज करता है, ठीक है, वेरी करता है. आपको इसकी वैल्यू हर जगह अलग अलग देखने को मिलेगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप मैट्रिक्स ऑफ बोन्स, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ बोन्स की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगी 90%. जब आप बात करते हैं टेंडन्स की, अगर आप बात करें टेंडन्स की, तो टेंडन्स में आपको वैल्यू मिलती है 85%. अगर हम बात करें स्किन की, तो स्किन में जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 70%. और अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर में जो इसकी वैल्यू होती है वो 4%. तो ओवरऑल ज़्यादा से मैंने कम की तरफ गया हूँ. अगर आपसे कोई पूछा तो लीवर है यहाँ पर 4% जिसके अंदर वैल्यू देखने को मिलेगी. वहीं पर अगर हम बात करें अगर ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ बोन्स की, कोलेजन्स की, तो फिर वहाँ पर आपको इसकी वैल्यू जो है वो 90% देखने को मिलती है. अगर बात करें टाइप्स ऑफ कोलेजन की, तो टाइप्स ऑफ कोलेजन बेसिकली स्ट्रक्चरली बेस अगर हम रिलेट करें तो डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं. यूजली हमारी अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमें 19 टाइप से कोलेजन्स देखने को मिलते हैं, यानी 19 तरह के कोलेजन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं. तो इन ह्यूमन एटलीस्ट 90 डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेजन्स आर प्रेजेंट, कंपोज्ड ऑफ 30 डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड चेन. क्या लिखा हुआ है, यानी 90 टाइप से हमें डिफरेंट कोलेजन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें 30 डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स देखने को मिलती है. 30 डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आप इनकोड कर सकते हैं कि इन सभी प्रोटीन को इनकोड करने का काम सेपरेट जीन्स का होता है, और ये सेपरेट जीन इसे आइडेंटिफाई करती हैं. तो एक जीन से हम नॉर्मली अगर फंक्शन पढ़ते हैं तो 1 जीन लीड टू 1 प्रोटीन, इस तरीके से आप कह सकते हो. तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती है, और ये 30 मतलब डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन से इनकी वजह से 19 डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेजन्स देखने को मिलती है. डॉग की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ. ओके, द टाइप ऑफ कोलेजन और नंबर्ड. अगर हम यहाँ बात करें तो जितनी भी ये 19 टाइप की जो हमें कोलेजन्स देखने को मिलती हैं, ये सारी की सारी जो कोलेजन्स होती हैं उनको आपने रोमन नंबर दे रखा है. जो पहले फाउंड करी गई थी उसका नाम 1 रख दिया, फिर देन सेकंड, देन थर्ड, और उसे आप रोमन लेटर के अंदर इस तरीके से 1, 2, 3 इस तरीके 90 तक लिखते हैं. एंड ईच हैव अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन. तो अगर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो सबका हमें डिफरेंट फंक्शन देखने को मिलता है. अगर बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन की, जो आपका एक सेकंड टॉपिक इसमें पूछा जाता है, तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन की बात करें तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है. ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको एक कोलेजन का देखने को मिलता है, जिसमें ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखा तो प्रोटीन के अगर आप हेलिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे क्या होता है. तो हेलिकल फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि ट्रिपल फॉर्म के अंदर होता है. मैं बेटर ये कहूँगा कि जब आप इस वीडियो को देखें तो इसको एक बार इसका स्ट्रक्चर मैंने वैसे यहाँ लगा नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हैं, एक गूगल करके देख लेना कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर किस टाइप का देखने को मिलता है कोलेजन का. तो अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं इसके अंदर या इससे अगली वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करूँगा इन स्ट्रक्चर्स के बारे में. ओके, टाइप 1 मैच्योर कोलेजन. अगर हम बात करें टाइप 1 की बात करें उससे मैच्योर कोलेजन कंटेनिंग अबाउट 1000 अमीनो एसिड, यानी टाइप 1 जो है वो एक मैच्योर कोलेजन है जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1000 अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं. पॉजेस ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर थ्रू आउट द मॉलिक्यूल. इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स. 3 सिमिलर टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है जो ट्विस्टेड होती है अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ रॉड लाइक मॉलिक्यूल. जिसकी वजह से ये बेसिकली क्या होंगे कि इसमें सिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स देखने को मिलेंगी 3, जो आपस में क्या होंगे, ट्विस्टेड होंगी, और आपस में ट्विस्टेड होकर एक शेप क्रिएट करेंगी, जो शेप जो होगी वो रॉड लाइक होगी, और जिसका जो डायमीटर होगा वो 1.4 नैनोमीटर के आसपास होता है. और अबाउट इसकी जो लेंथ होती है वो 300 नैनोमीटर देखने को मिलती है. 1/3 ऑफ द अमीनो एसिड आर कंट्रीब्यूटेड बाय द ग्लिसरीन. और इसका जो 1/3 पार्ट जो होता है पूरी की पूरी, अगर हम बात करें टाइप 1 मैच्योर कोलेजन की, तो इस कोलेजन का जो 1/3 पार्ट होता है या जो उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड देखने को मिलता है वो आपका ग्लाइसिन होता है. यानी ऑन एन एवरेज आप ऐसे कहते हैं एवरी थर्ड जो अमीनो एसिड होगा इट विल बी ग्लाइसिन. ठीक है, इट विल बी ग्लाइसिन. ओके,
तो यहाँ पर अगर देखें तो ये ग्लिसरीन नहीं है, ग्लाइसिन है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूले की बात करें तो इसलिए आपका जो क्योंकि तीसरे नंबर पर फिर से ग्लाइसिन आना है, इसलिए फॉर्मूला होता है ग्लाइसिन फिर एक्स फिर वाई, जहाँ पर एक्स वाई कोई से भी अमीनो एसिड हो सकते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अमंग द अदर अमीनो एसिड प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, यानी अगर हम बात करें सभी अमीनो एसिड्स की कंडीशन में तो प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी अबाउट 100 रेजिड्यू ईच, यानी 100 रेजिड्यू आपको ऑन एन एवरेज प्रोलीन के देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 1000, और हाइड्रोक्सीप्रोलीन के भी आपको 1000 रेजिड्यू देखने को मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर तो ग्लाइसिन था, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों की वजह से होता है। अब इन दोनों का यूज़ क्या है, तो प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन की होने की वजह से रिजिडिटी मिलती है, यानी एक टफनेस जो स्ट्रक्चर आता है, जो कोलेजन का जो टफनेस का स्ट्रक्चर आता है वो इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल की वजह से होता है, ठीक है। आगे बात करें, दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ, और इसके अलावा इसमें और भी होता है कि जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से देखने को मिलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट क्रॉस लिंक्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स हैं या इंट्रैक्शंस हैं, और लास्ट में वंडरवॉल फोर्सेस। तो आप याद रखिए ये सारी जो इतनी भी फोर्सेस वगैरह होती है इनकी भी हमें देखने को मिलती है। कोवेलेंट क्रॉस लिंक्स आपसे पूछा जा सकता है या याद रखना है कि ये किस किस के बीच में देखने को मिलती है, तो लाइसिन और हाइड्रोक्सोलाइसिन, वहाँ पर प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन थे जिसका काम था स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना। जबकि अगर मैं बात करूँ कोवेलेंट क्रॉस लिंक्स जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है लाइसिन और हाइड्रोक्सीलाइसिन रेजिड्यूज से। द डिग्री ऑफ कोलेजन क्रॉस लिंकिंग इंक्रीज विद एज, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्रॉस लिंकिंग, जो कोलेजन के अंदर क्रॉस लिंकिंग होती है वो बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें सिंक होना होती है। जो आप देखते हैं कि चेहरे पर जो झुर्रियाँ वगैरह आ रही है तो वो बेसिकली क्या है कि कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो आपस में ज़्यादा क्रॉस लिंक्ड करता है, जिसकी वजह से जो उनकी रिजिडनेस होती है वो लूज हो जाती है, और स्किन जो होती है वो आपकी इलास्टिसिटी जो होती है, स्किन की जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से हेल्थ कंपनी से या फिर स्किन के अंदर जो रिंकल्ड वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जरूरी नहीं है स्किन से रिलेटेड हो, इवन ब्लड वेजल्स वगैरह के अंदर भी ये प्रॉपर्टी ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसके अंदर आपको एबनॉर्मलिटीज़ पढ़नी है, जैसा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर होते हैं, खासतौर पे अगर पैरामेडिकल कोर्सेज की मैं बात करूँ तो उस कंडीशन में इन कॉलेजन से रिलेटेड क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ होती है उसको हमें डिस्कस करना होता है। तो यहाँ अगर एबनॉर्मलिटीज़ की बात करूँ तो एबनॉर्मलिटीज़ एसोसिएट विद, अगर कोलेजन्स की हम बात करें तो डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इन्वॉल्विंग एटलीस्ट 30 जीन्स इन ह्यूमन अबाउट 8 पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी 30 जीन तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा और भी डिजीज जो होती है वो बेसिकली पोस्ट ट्रांसलेशनल, यानी ट्रांसलेशन होने के बाद उसकी मॉडिफिकेशन के टाइम पर जो होता है गलत मॉडिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ डिजीज होती है। और उन्हीं के अंदर से मैंने कुछ सिंड्रोम यहाँ पर ले रखे हैं। सबसे पहला है एहलर-डैनलस, ठीक है, EHLERS, एहलर-डैनलस सिंड्रोम। इस ग्रुप के अंदर बेसिकली क्या ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ स्किन देखने को मिलती है। हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी यानी जरूरत से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है स्किन, एंड एबनॉर्मल टिश्यू फ्रेजिलिटी, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी एहलर-डैनलस सिंड्रोम के अंदर। अगला जो सिंड्रोम है वो है एलपोर्ट सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। ड्यू टू द डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टाइप 4 कोलेजन फाइबर, तो याद रखना इसमें कौन सा होता है, टाइप 4 कोलेजन फाइबर, यानी 4 नंबर का जो कोलेजन फाइबर होता है उसके अंदर क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जो बेसिकली फाउंड होता है जो रीनल ग्लोमेरुलस होता है, रीनल के अंदर जो किडनी के अंदर अगर आप पढ़ेंगे जब कभी, तो रीनल या किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जब हम डिफरेंट मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ये टाइप 4 कोलेजन फाइबर पाया जाता है। द पेशेंट एग्जिबिट हेमेटोयूरिया एंड रीनल डिजीज, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट है इसमें ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बेसिकली क्या है, इसमें भी एबनॉर्मल फ्रेजिलिटी देखने को मिलती है, किसकी, बोन्स की, ड्यू टू डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। जैसे ही कोलेजन कम होता जाता है तो उसकी वजह से फ्रेजिलिटी ऑफ बोन्स की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, जिसे हमने यहाँ पर बोलिया ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। आगे हम बात करें फिर है एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा। एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा बेसिकली क्या है, इसमें भी एक कोलेजन जो है उसके अंदर डिफेक्ट देखने को मिलता है, एंड द कोलेजन विल बी टाइप 7। कौन सा होगा, टाइप 7। तो टाइप 7 कोलेजन होगा। विक्टिम एक्सिबिट स्किन ब्रेक्स एंड ब्लिस्टर, जिसकी वजह से स्किन में ब्रेक आ जाते हैं या ब्लिस्टर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसे हम माइनर ट्रॉमा बोलते हैं। और अगर डिजीज से रिलेटेड डिजीज की बात करें तो फिर है स्कर्वी। स्कर्वी एक डिजीज है जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से होती है, बट रियलिटी में हम अभी तक पढ़ते हैं कि विटामिन सी की वजह से होती है, बट इसमें एक चीज़ और होती है कि स्कर्वी जो रिलेटेड होता है वो इम्प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन की वजह से होता है, यानी कोलेजन क्या हुआ, अल्टर हो जाएगा, उसका पोस्ट ट्रांसलेशनल जो चेंज होना है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि उसके लिए विटामिन सी की नीड होती है, और अगर विटामिन सी प्रॉपर नहीं मिलेगा तो जो पोस्ट ट्रांसलेशन कंडीशन होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्कर्वी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ये बेसिकली उनके सिम्टम है, पुअर वाउंड हीलिंग और सबक्यूटेनियस हेमोरेज। इसके अलावा एक और डिजीज है जो इससे रिलेटेड है कोलेजन के पोस्ट ट्रांसलेशन कंडीशन से, जिसे हम बोलते हैं लेथेरिज्म। लेथेरिज्म बेसिकली एक डिजीज है जिसे बोन डिफॉर्मिलिटीज बोलते हैं, कॉज बाय द कंजप्शन ऑफ
केसरी दाल, आप इसे देख सकते हो, सर्च मारना, इसे लेथायरस सटाइवा बोलते हैं। इस लेथायरस सटाइवा के अंदर बेसिकली एक टॉक्सिक कंपाउंड देखने को मिलता है जिसका नाम है बीटा ऑक्सलाइल अमीनो एलिन, जिसे हम बोलते हैं BOAA, और ये फाउंड होता है केसरी दाल के अंदर, जो इंटरफेयर करता है क्रॉस लिंकिंग ऑफ लाइसिन अमीनो एसिड इन द कोलेजन, और इंटरफेयर होने की वजह से जो कोलेजन की फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से बोन में डिफॉर्मिटीज आ जाती है। तो BOE जो बेसिकली फाउंड होता है वो बेसिकली इनहिबिट कर देता है एक एंजाइम को, जिसकी वजह से पूरा फंक्शन नहीं मिलता है, जिसे बोलते हैं लाइसल ऑक्सीडेज। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोलेजन एंड एबनॉर्मलिटीज ऑफ द कोलेजन। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लास्ट नेक्स्ट, जो इसमें आपका एक प्रोटीन है, कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन है, वो है इलास्टिन। ठीक है, इसके अलावा और भी है फिब्रिन वगैरह, जिसे मैं अगली वीडियोस के अंदर डिस्कस करूँगा। मैं सिर्फ इसके अंदर इलास्टिन रखता हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो बहुत बड़ी हो जिससे बोरिंग से होने लग जाए, तो इसलिए बस मैं इसमें इलास्टिन और डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं इलास्टिन की। इलास्टिन की अगर हम बात करें, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन है और मेनली रेस्पॉन्सिबल होती है एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द टिश्यू। टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी में इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। इलास्टिन इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी पाया जाता है किसमें, बेसिकली लंग्स में, एट्रियल ब्लड वेजल्स में और इलास्टिक लिगामेंट्स में। इससे रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटीज की बात करूँ तो दो एबनॉर्मलिटीज हैं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। एक है विलियम्स सिंड्रोम, WILLIAMS विलियम्स सिंड्रोम्स। ये बेसिकली एक जेनेटिक डिजीज है जो कि इलास्टिन सिंथेसिस के इम्पेयरमेंट की वजह से देखने को मिलता है। और इसमें बेसिकली क्या लिखा है, इन दिस कनेक्टिव टिश्यू एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर अफेक्टेड। कनेक्टिव टिश्यू और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दोनों के दोनों अफेक्ट हो जाते हैं। अगली कंडीशन में बात करें तो वह है डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ इलास्टिन की दूसरी जो एक कंडीशन होती है इलास्टिन का कम बनना, और इस कंडीशन में प्रॉब्लम देखते हैं इज फाउंड इन एजिंग ऑफ द स्किन एंड पल्मोनरी एम्फीसेमा, यानी ये दो डिजीज के अंदर कंडीशन में रिलेट करती हैं। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगली वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।